बच्चों, कथम सन्ति? सम्यक सन्ति वा? नमो नमः सर्वेभ्यः। मी नवजोय टीचर, मी योर सीनियर। तो शुरू करते गाइस। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि लास्ट वाले वीडियो में हमने अपना यूनिट 1 कर लिया था कंप्लीट। तो आज हम कौन सा यूनिट करने वाले हैं? एनी गेसेस? आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 ऑफ सेमेस्टर 5 BSc 13, जिसका नाम है वेदा एंड उपनिषद। ठीक है, इसका मैं ऐसी ओवरव्यू दे देती हूँ स्टार्ट करने से पहले कि हम इसमें 3 चीजें देखेंगे। वैदिक लिटरेचर यानी कि वैदिक साहित्य की। ठीक है, पहला है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा अरण्य ग्रंथ, तीसरा उपनिषद। ठीक है, सबसे पहले आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, अगर उसमें कोई भी वेद का नाम आप देखते हो तो जो लास्ट वाला यूनिट है उसमें वो आप जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण में सिखा रही हूँ तो वो ब्राह्मण में ही आएगा, या फिर जो मैंने आपको वेद में सिखाया वो वेद में ही रह जाएगा, वो इसमें नहीं आ सकता। आप बस डेटा कलेक्ट करो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसे अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हो जहां पर आपको लगता है कि उसका रेलेवेंस रहेगा। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा टाइम मारते हैं अपने आज के टॉपिक में, जो कि है ब्राह्मण ग्रंथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है हमारा ब्राह्मण ग्रंथों का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा ब्राह्मण शब्द है वो बना किन पदों से है। तो देखो, ये जो ब्राह्मण हमारा शब्द है ये बना है ब्रह्मन शब्द और अण प्रत्यय को मिलाकर। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका ब्राह्मण बन जाएगा। अब इसके आगे इसके इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि ये जो ब्राह्मण है इसका क्या अर्थ है, और इसके हमें 3 अर्थ प्राप्त होते हैं। तो अगर हम अपने पेपर में ये तीनों अर्थ लिख आते हैं विद रेफरेंस कि ये कहां पर प्राप्त होते हैं और इस अर्थ से इस ग्रंथ का, इस ब्राह्मण ग्रंथ का क्या अर्थ बैठता है, तो हमें जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पता चलता है कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ है मंत्र, अर्थात वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, या फिर सिर्फ ब्राह्मण भी कह सकते हैं। दूसरा अर्थ भी हमें शतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त होता है, और इसमें ब्राह्मण शब्द का अर्थ बताया है यज्ञ से, या फिर आप यज्ञ भी बोल सकते हो। इसका अर्थ क्या बैठेगा कि यज्ञों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, अन्य जो अर्थ हमें प्राप्त होता है वो होता है पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या, और इसका जो हम मतलब निकालेंगे वो ये निकलेगा कि जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ अथवा ब्राह्मण कहा जाता है। अस्तु, अब इसमें हमने देख लिया कि ब्राह्मण शब्द बनता कैसे है, ठीक है, प्लस उसके 3 हमने अर्थ देख लिए। अब हम चलते हैं आगे और अपने ब्राह्मण के इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, अभी जस्ट हमने देखा कि ब्राह्मण शब्द ब्रह्मन पद और अण प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें हमने ब्रह्मन का अर्थ देखा, लेकिन हमने जो प्रॉपर अर्थ है ब्राह्मण का वो अभी देखना बाकी है। तो यहाँ पर हमें उसके 2 मत दिए। ब्राह्मण शब्द एक मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग और दूसरा भट्ट भास्कर के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला देखते हैं। मीमांसा दर्शन का कथन है कि मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है कि जो संहिता ग्रंथ है उनमें जितने भी गद्य हैं, पद्य हैं, गीति है, उनको छोड़कर जितना भी व्याख्या वाला भाग है उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, या फिर वो ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं। अस्तु, आगे देखो, भट्ट भास्कर का कथन है कि कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये वाला सबसे ज्यादा माना जाने वाला कथन है। ठीक है, जहां पर भी आप देखोगे वहां पर यही बताया जाएगा कि वेदों में जितनी भी कर्म कांड से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसका सार, या फिर ये कह सकते हो कि उस इंफॉर्मेशन को हम ब्राह्मण ग्रंथों में
देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्राह्मण की परिभाषा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और इसके इंट्रोडक्शन को ही कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है 4 प्रयोजन हमारे ब्राह्मण ग्रंथों के, जो कि हमें हमारे वाचस्पति मिश्र जी द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको इंक्लूड कर देते हो अपने आंसर में, तो आई एम टेलिंग यू कि आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा, प्लस आपके पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 4 प्रयोजन कौन कौन से हैं और हर किसी में क्या क्या वर्णित है। अस्तु, पहला जो हमारा प्रयोजन है वो है निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना, यानी कि किसी वस्तु का वह नाम क्यों पड़ा, उसका आधार क्या है तथा किस धातु से वह नाम बना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें निर्वचन में बताई जाती है। ठीक, आगे देखो विनियोग, कौन सा मंत्र किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये हमें इसमें पता चलता है। इसमें बेसिकली हमें ये पता चलता है कि किस यज्ञ की किस विधि में कौन सा मंत्र प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करो कि आपने अश्वमेध यज्ञ करवाना है, ठीक है, लेकिन आप उसमें प्रयोग कर दो उन मंत्रों का जो कि राजसूय यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं, तो फल नहीं प्राप्त होगा ना। तो इसलिए इस प्रयोजन का हमारा बहुत ही महत्व माना जाता है। ठीक है, आगे देखो, अगला जो हमारा प्रयोजन है वो है प्रतिष्ठान, यानी कि अर्थवाद। अब अर्थवाद का क्या मतलब है? अर्थवाद का मतलब यह है कि किस यज्ञ को करने से क्या हमें लाभ होगा, उसका क्या महत्व है, उससे हमें क्या हानि हो सकती है, ये सब कुछ हमें प्रतिष्ठान प्रयोजन में पता चलता है। ठीक है, आगे देखो, चौथा प्रयोजन हमारा है विधि, कार्यकलाप का विस्तृत वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली हमें पता चलता है कि यज्ञ कब, कहाँ, कैसे किया जाएगा और उसमें किस किस सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो वो हमें विधि में पता चलता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व। तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है हमारे ब्राह्मण ग्रंथों के महत्व। ठीक है, पहला महत्व हमारा है ब्राह्मणों में यज्ञों के नाना रूपों का विशद वर्णन है। अब देखो, जहां पे भी ब्राह्मणों लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ब्राह्मण ग्रंथों की बात हो रही है। ठीक है, हर जगह पे जरूरी नहीं कि आप ग्रंथ लिखो या फिर आपको ग्रंथ लिखा हुआ मिले, तो आपको ब्राह्मण देखते ही समझ जाना है कि हाँ, यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों की बात हो रही। अस्तु, अब यहाँ पर नाना रूपों का क्या अर्थ है? नाना रूपों से हमारा अभिप्राय है कि अनेक प्रकार ऑफ यज्ञ का इसमें बहुत ही अच्छा बड़ा डिटेल में वर्णन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, विविध यज्ञों के क्रियाकलाप का सांगोपांग उल्लेख इसमें हमें देखने को मिलता है। ये तो हमने अपने जो 4 प्रयोजन देखे थे उसमें भी हमें पता चल गया था। ठीक है, यज्ञ को एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन? हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, प्रत्येक विधि में निहित गूढ़ार्थ का वे स्पष्टीकरण करते हैं। गूढ़ार्थ यानी कि गूढ़ अर्थ। ठीक है, तो गूढ़ का यहाँ पर अर्थ है छिपा हुआ। तो जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें विधियों में निहित जो छुपा हुआ अर्थ है उसका भी स्पष्टीकरण हमें इनमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलो, विविध निर्वचनों के द्वारा निरुक्त शास्त्र का मूल प्रतिष्ठित है। ठीक है, पुराणों आदि में वर्णित आख्यानों के मूल तत्व उपलब्ध इसमें हमें होते हैं। ठीक है, परकालीन साहित्य में इनके आधार पर अनेक कथानक प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो साहित्य हुए, ऑल्सो नोन एज परकालीन साहित्य, तो उस पर भी इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, अभी हमारा महत्व यहाँ पर खत्म नहीं होता है ब्राह्मणों का, तो ये देखने के बाद हम कंटिन्यू रखते हैं अपना ब्राह्मणों का महत्व देखना। अस्तु, तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, अब हम देख रहे हैं कुछ और पॉइंट्स ऑफ ब्राह्मण ग्रंथों के महत्व। ठीक है, पहले पॉइंट में ये से यहाँ पर अभिप्राय है ब्राह्मण ग्रंथों से। ठीक है, ये कर्मकांड के प्रथम प्रचारक हैं। ठीक है, आगे देखो, कर्मकांड का सांगोपांग विवेचन इसमें हमें देखने को मिलता है। अब सांगोपांग क्या होता है? सांगोपांग यानी कि जिस भी टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे कर्मकांड है,
तो कर्मकांड के अंग और उप अंग सबको मिलाकर साथ में उसका पूरा विवेचन हमें देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, आगे देखो, इनमें आध्यात्म की प्रतिष्ठा है। इनके आधार पर ही परकालीन उपनिषद साहित्य विकसित हुआ है। समझ रहे हो कि पहले ब्राह्मण ग्रंथ आए और उसके बाद उपनिषद आए, लेकिन जो उपनिषदों का विकास है वो इनके आधार पर हुआ। अस्तु, अब ये हो गया हमारा ब्राह्मणों का महत्व। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और ब्राह्मणों की भाषा शैली को समझने का प्रयास करते हैं। अस्तु, तो आइए देखते हैं। तो मेरे लोगों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हमारे ब्राह्मणों की भाषा और शैली के विषय में। ठीक है, इनकी भाषा में प्रसाद गुण का बहुल्य है। ठीक, अब प्रसाद गुण क्या होता है? प्रसाद गुण वो गुण है जिसमें शब्दों को पढ़ते ही इतनी पारदर्शिता होती है कि आपको बहुत इजीली उनका मतलब समझ में आ जाता है, तो उसकी बहुलता इसमें देखी जाती है। ठीक है, आगे देखो, भाषा बहुत ही सरल, सरस और रोचक है, और जो हमारी शैली है इसकी वो प्रवाह युक्त और रोचक भी है। ठीक, इसमें लंबे समास, क्लिष्ट पद यानी कि डिफिकल्ट वर्ड्स और अस्पष्टार्थक शब्दों का यानी कि जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी भाषा वैदिक और लौकिक संस्कृत को जोड़ने की एक बहुत ही सुंदर कड़ी मानी जाती है। ऋग्वेद की अपेक्षा में शब्द रूपों की विविधता इसमें बहुत ही कम देखी जाती है। आगे देखो, वैदिक लेट लकार का प्रयोग अति विरल है। ठीक, आगे देखो, तुमुन प्रत्यय के प्राचीन रूप कहीं कहीं दृष्टिगोचर इसमें हमें होते हैं। अस्तु, तो ये हो गया हमारे ब्राह्मण ग्रंथ का प्रॉपर इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज के लिए हम केवल इतना ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है, और जो अगला टॉपिक हम करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन यहीं तक रखते हैं। फिर उसके बाद आगे हम करेंगे इसका ही एक्सटेंडेड टॉपिक जो कि आएगा कल। अस्तु, और अगर आपको इस टॉपिक में या फिर इससे पहले वाले किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट, वील ट्राई टू सॉल्व देम ऑल। और हाँ, आज के लिए केवल इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः, पुनः मिलामः।